Hello students, welcome to the online class of MPS बरू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमी था वो कैसा था, 1920s की प्रॉस्पेरिटीज़ के बाद 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसके बारे में हमने पढ़ा। और अनफॉर्चुनेटली जो 1929 में जो डिप्रेशन शुरू हुआ था वो 1935 यानी मिड 1930s तक लास्ट किया है, 1935 तक चला है। और 1935 के बाद कुछ ही सालों के अंदर दुनिया एक और बड़ी अजीम जंग देखने को मिलते है। दुनिया में एक और अजीम जंग का शिकार हो जाते पूरी दुनिया, जिसे हम सेकंड वर्ल्ड वार कहते हैं 1939। तो संभलने का, वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकवर होने का मौका नहीं मिलता है। पूरे आपने देखा कि 1914 से लेकर 1945 तक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी फ्रगाइल रहते हैं, काफ़ी नाजुक रहते हैं। तो अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो पोस्ट वार एरा यानी वर्ल्ड वार के बाद का जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का जो समय है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए गए, कौन से इक़दाम उठाए गए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेकंड वर्ल्ड वार की अगर आप बात करेंगे तो 2 डिकेड्स यानी तकरीबन दो डिकेड्स के अंदर, 20 सालों के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वार को हुए। अभी दो हम 20 साल भी नहीं होते कि 1914 में और 1919 तक रहा है, 1919, 1929 और 1939। तो 20 साल के अंदर जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार देखने को मिलता है। तो ये जो वार है ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह एक्सिस और अलाइस के बीच में लड़ी गई। एक्सिस पावर्स में आपका जो कंट्रीज इसमें थे वो नाजी जर्मनी था, जापान था और इटली था। और अलाइस में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस था। तो ये जो जंग चली है तकरीबन न कुछ महाजों पे ये जंग जो है वो 6 साल से ज़्यादा चला है। तो बहुत सारे जगहों पर ये जंग जो है वो ज़मीनी सतह पर भी, समंदर के ज़रिए भी, और इसके अलावा ये एयर में भी यानी हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करके इस जंग को लड़ी गई है। तो इस दफ़ा भी जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा था। मतलब इंसान इतना तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि इंसान इतना इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना डिस्ट्रक्शन होगा, इतने डेथ्स होंगे। तकरीबन इस समय जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें 10 मिलियन के करीब लोग मारे गए थे और 20 मिलियन के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे। सेकंड वर्ल्ड वार में मरने वालों की तादाद जो है वो तकरीबन 60 मिलियन थे। और कहते हैं 1939 के पॉपुलेशन का, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था उसका 3% जो है लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। 3% लोग जो है वो बिल्कुल मर जाते हैं इस जंग की वजह से, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली मतलब इस जंग के असर की वजह से लोग मरते हैं। तो मिलियंस की तादाद में, यानी 60 मिलियन तो ऐसे लोग थे जो बिल्कुल जो अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। लेकिन इसके अलावा तकरीबन मिलियंस के तादाद में जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। तो पहले जंगों की तरह ना होकर इसमें क्या हुआ है, इसमें जो डेथ्स हुए हैं वो बैटल फील्ड्स के बाहर हुआ। यानी पहले जो जंग होते थे, जब भी जंग छेड़ी गई, जब भी जंग लड़ी गई, तो जो डेथ्स होते थे वो मैदान जंग में होते थे, जंगी मैदान में होते थे। लेकिन इस समय जो लोगों की मौत वाक़या हुए वो जंगी मैदान से बाहर हुआ है। ठीक है। इस समय सिपाहियों से ज़्यादा जो है आम नागरिक मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं इस वार रिलेटेड काजेज़ की वजह से। और बहुत बड़ा इलाका और बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूरोप और एशिया का वो तबाह हो जाते हैं। बहुत सारे शहर जो है वो एरियल बम्बार्डमेंट्स की वजह से, एरियल बम्बार्डमेंट्स मतलब हवाई जहाज़ों के ज़रिए जो बमबारी की जाती है, जो बम्स छोड़े जाते हैं उनकी वजह से
बहुत सारे शहरें तबाह हो जाते हैं, और इसके अलावा बेतहाशा जो आर्टिलरी अटैक्स होते हैं यानी तोपों के ज़रिए तो अटैक किया जाता है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा तबाही होते हैं। तो इस वार ने बहुत ज़्यादा इकनॉमिक यानी जो माशी बहुत ज़्यादा इसमें माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस वार की वजह से। माशी तबाही होती है, और इसके अलावा समाजी भी बिल्कुल सोशल डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं। तो इस समय जो तबाही मची, तबाही हुई, दुनिया ने जो तबाही देखी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, उसको रिकवर करना, उस तबाही से निकल के बाहर आना जो है काफ़ी अब लंबा दिख रहा था और काफ़ी मुश्किल दिख रहा था। तो पोस्ट वार जो पीरियड है और पोस्ट वार जो रिकॉन्स्ट्रक्शन है यानी जंग के बाद दोबारा से इस इकनॉमी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, उसमें दो चीज़ों का यहाँ पर आपको असर देखने को मिलेंगे। पहला जो है यूएस इमरजेंस एज डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मगरबी दुनिया में यूएस जो है एक बहुत बड़ा पावर बनकर उभरते हैं इस वार के बाद। मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर के तौर पर यूएस उभर के आता है। 1945 के बाद यूएस एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर के आते हैं। और दूसरा जो है सोवियत यूनियन का दबदबा रहता है, यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दो पावर्स जो है दुनिया में, दो पावर ब्लॉक देखने को मिलते हैं आपको। दो कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को हम यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया भी कहते हैं। तो इसने बड़ी कुर्बानियाँ दिया था, ये सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं। सोवियत यूनियन ने बड़ी कुर्बानियाँ दिया था नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए। और इससे पहले जो है यानी सेकंड वर्ल्ड वार से पहले सोवियत यूनियन की बात करेंगे तो वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। वो एक ये एग्रेरियन इकोनॉमी था, यानी उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं था, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बन जाता है, वर्ल्ड पावर बन जाते हैं। तो जब ये ग्रेट डिप्रेशन जो है, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब सारी दुनिया जो है ग्रेट डिप्रेशन का सामना कर रहा था, उस समय ये काफ़ी मजबूत हो जाता है इकनॉमिकली, और एक इकनॉमिक पावर के तौर पर भी, न सिर्फ मिलिट्री बल्कि एक इकनॉमिक पावर के तौर पर भी ये उभर के आते हैं सोवियत यूनियन। तो पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। पोस्ट वार सेटलमेंट्स यानी जंग के बाद जो सेटलमेंट्स किए गए हैं और ब्रिटेन वुड्स जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए ये जो स्टेप्स उठाए हैं, इसमें आपको ब्रिटेन वुड्स जो इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस होता क्या है। तो जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दो चीज़ें जो है उनको देखने को मिला वार के दौरान। दो चीज़ों से उन्होंने सबक लिया है। सबसे पहला जो है एक ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक सनती समाज जो है जो मास प्रोडक्शन पे बेस होता है, उन्हें ये देखने को मिला कि जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है जिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, वहाँ जब तक ना मास कंजम्पशन नहीं होगा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जब तक जितना प्रोड्यूस किया जाता है मास लेवल पे, बड़े पैमाने पे, उतने बड़े पैमाने पे जब तक ख़रीदार नहीं होंगे, उसको इस्तेमाल करने वाले नहीं होंगे, तब तक वो समाज चलने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन इस मास कंजम्पशन को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर हाई और स्टेबल इनकम की ज़रूरत है। यानी मास लेवल पे, बड़े पैमाने पे आप चीज़ें तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उन चीज़ों के ख़रीदार भी तो होने चाहिए, उतने ज़्यादा ख़रीदार होने चाहिए। तो ख़रीदारी कब करेंगे? ख़रीदारी लोग तब करेंगे जब लोगों के पास पैसे होंगे, जब लोगों के पास इनकम्स होंगे, आमदनी होंगे। जब लोग आमदनी कब आएंगे? फिर तो आमदनी उस समय आएंगे जब आपके पास रोज़गार होगा, ठीक है। जब आपके पास करने के लिए कोई काम होगा तभी आपके पास आमदनी आएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको, इस मास कंजम्पशन को इंश्योर करने के लिए आपको स्टेबल और स्टडी एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, ठीक। तो सिर्फ मार्केट्स जो है अब ये रोज़गार तो मतलब कंटिन्यूस या स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करने के लिए सिर्फ मार्केट्स ही काफ़ी नहीं था। तो अब यहाँ पर इस समय गवर्नमेंट्स को स्टेप्स उठाने थे, गवर्नमेंट्स को ऐसे
इक़दामात उठाने थे कि ये फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर सके, यानी जो उतार चढ़ाव होता रहता है मार्केट्स में, जिन उन उतार चढ़ाव की वजह से लोग जो है बेरोज़गार हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, हमने देखा, ठीक है। तो इस उतार चढ़ाव को मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए, और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करने के लिए गवर्नमेंट्स को स्टेप करना था, गवर्नमेंट को आगे आने की ज़रूरत था। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है सिर्फ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से ही इंश्योर कर सकता था, ठीक है। तो ये तो पहला सबक था जो इकोनॉमिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने ड्रा किया है इस वर्ल्ड वार के बाद, यानी जो मास कंजम्पशन है, मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजम्पशन का होना ज़रूरी है, और मास कंजम्पशन के लिए स्टडी और फुल एम्प्लॉयमेंट का होना ज़रूरी है। और फुल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करने के लिए सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स को भी अपने रोल प्ले करने होंगे, ये हमने देखा, ठीक है। और दूसरी सबक जो उन्होंने सीखी है वो था एक मुल्क का इकोनॉमिक लिंक कैसा होना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ के साथ, यानी बाहर के दुनिया के साथ किस किस्म का एक लिंक होना चाहिए। हाँ, तो फुल जो मकसद था फुल एम्प्लॉयमेंट का और स्टडी एम्प्लॉयमेंट का, वो सिर्फ गवर्नमेंट्स जो है जब फ्लोज ऑफ गुड्स और कैपिटल और लेबर को जब तक न कंट्रोल नहीं करेंगे गवर्नमेंट्स, यानी आपके मुल्क के अंदर कितने तादाद में सामान आ रहा है, यहाँ से बाहर कितना सामान जा रहा है, कितना यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और कितना इसके अलावा यहाँ लेबर्स फ्लो हो रहा है, उसको जब तक ना आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप अपने लोगों को ये रोज़गार फराहम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का जो मकसद था वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना था, सबसे पहले अपने मुल्क में माशी स्टेबिलिटी लाना था, और अपने लोगों को इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, यानी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ख़ासतर अब जो पोस्ट वार सेटलमेंट्स हुआ है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को लेकर ही हुआ है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी करने के लिए उन्होंने ये स्टेप्स उठाए। तो इस फ्रेमवर्क को यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1944 जुलाई में ब्रिटन वुड्स नाम की जगह पर न्यू हैम्पशायर यूएसए में, वहाँ पर इस के फ्रेमवर्क्स को बनाए गए उन्होंने। ब्रिटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रिटन वुड्स जगह है हैम्पशायर यूएसए में, ठीक है। तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, ठीक है। पहला जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है ब्रिटन वुड्स नाम की जगह पर वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। और ये चीज़ याद रखो कि इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने का मकसद दुनिया के तमाम मुल्कों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट लाना नहीं था, बल्कि सिर्फ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के लिए ही ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने वहाँ सेटअप किया वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। ये इंस्टीट्यूशन बनाने का मकसद था कि जो सरप्लस होंगे, आपके एक्सटर्नल सरप्लस होंगे और डिफिसिट्स होंगे, जितने भी आईएमएफ के मेंबर्स होंगे उनके सरप्लस और डिफिसिट्स को लेकर इसको, यानी आपको क्या करना था, जिन जो कंट्रीज सरप्लस में रहेंगे उन सरप्लस मतलब मुनाफा फ़ायदा, जो कंट्रीज़ फ़ायदे में रहेंगे उनके फ़ायदे को उन कंट्रीज़ के, उन मेंबर कंट्रीज़ के नुकसानात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो डिफिसिट्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है। ब्रिटन वुड्स में दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एक तो आईएमएफ बनाया गया और दूसरा जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको मशहूर हो गया ये किसके नाम से, वर्ल्ड बैंक के नाम से, असल में ये आईबीआरडी था, ठीक है। तो इस बैंक को बनाने का मकसद था कि पोस्ट वार रिकॉन्स्ट्रक्शन को फाइनेंस करना था, उन कंट्रीज़ की मदद करना था जो जिन्हें बहुत ज़्यादा तबाही हुआ था, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुआ था, उनको उनकी इकनॉमी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए उनकी मदद करना था फाइनेंशियली, ठीक है। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो है ये जो दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उनको कभी कभार हम क्या कहते हैं, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं और ब्रिटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। ट्विंस तो आपको पता है जुड़वे होते हैं, यानी एक साथ ये दोनों इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो है पोस्ट वॉर के बाद जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया, अक्सर हम उस इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रिटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपने काम करने शुरू किए हैं 1947 से, ठीक है।
तो इन इंस्टीट्यूशंस में जो डिसीजन मेकिंग का पावर था, यानी फ़ैसला लेने की जो ताकत थी, वो सिर्फ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स के पास थे, सिर्फ मगरबी जो सनती ताकतें थे उन्हीं के पास थे, ठीक है। तो इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास वीटो पावर भी था, राइट ऑफ वीटो था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डिसीजंस को लेकर। यानी वीटो का होने का मतलब है कि जब भी दूसरे मेंबर्स कोई फैसला लेंगे, अगर वो फैसला यूएसए को पसंद नहीं आएगा तो मतलब कहीं भी नहीं पूछ सकते। यूएस जो है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो डिसीजन उन मेंबर कंट्रीज़ को लेने नहीं देंगे। तो जब तक यूएस खुश नहीं होंगे तब तक वो इंस्टीट्यूशंस कुछ भी, या सीधे तौर पर हम ये कह सकते थे कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो किसके पास था, यूएस के पास था, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने नेशनल करेंसीज को मॉनेटरी सिस्टम के साथ लिंक किया है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पे था, किस पे बेस्ड था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेस्ड, इस पे बेस्ड था। नेशनल करेंसीज़ को फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिसाल दिया है समझने के लिए, इंडियन करेंसी को जो है वो डॉलर के साथ इसको फिक्स, ये डॉलर के साथ इसको क्या किया जाता था, इसको वाई किया जाता था डॉलर्स के साथ, और ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हिसाब से डॉलर जो है, डॉलर को ख़ुद जो है वो गोल्ड के साथ इसको एंकर किया गया था। और ये गोल्ड के हिसाब से किस हिसाब से, पर आउंस ऑफ गोल्ड जो है $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। और बाकी जो दूसरे करेंसीज होंगे वो किसके हिसाब से होंगे, डॉलर के, ये यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के हिसाब से होंगे। तो इस तरह उन्होंने ये इकोनॉमिक सिस्टम, जो मॉनेटरी सिस्टम था, इकोनॉमिक मॉनेटरी सिस्टम था, वो इस हिसाब से उन्होंने चलाया है। तो अर्ली पोस्ट वार कैसा रहा, पोस्ट वार ईयर्स यानी जंग के बाद जो पहले के कुछ साल थे। 1945 में जंग ख़त्म हो गया, 46 47 यानी 47 में उन्होंने 1947 में ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ने काम करना शुरू किया, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है उसने एक ट्रेड और इनकम की एक इरा को, एक दौर को शुरू कर दिया है, किन के लिए, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस के लिए। यानी जब से ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए तब से फ़ायदा होना शुरू हो गया किन लोगों को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ठीक है। और एशिया के अंदर जापान को इसका फ़ायदा पहुंचा है। वर्ल्ड ट्रेड जो है वो सालाना बढ़ने लगा तकरीबन 8% के हिसाब से 1950 से 1970 तक। और इनकम्स जो है वो तकरीबन लोगों की इनकम्स जो है 5% जो है वो बढ़ रहा था। और ये ग्रोथ जो था, इस दफ़े जो ग्रोथ हुआ है वो 1920s की तरह नहीं था, ठीक है। इस समय जो ग्रोथ हुआ था वो स्टेबल था, इस बार कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिला है। तो इस समय में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिसाल के तौर पर जो बेरोज़गारी की शरह थी वो 5% से ज़्यादा नहीं हुआ है, ये 5% से कम रहा है बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में। तो इन डिकेड्स में जो है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्राइज भी देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। ये टेक्नोलॉजी और इंटरप्राइज ने भी काफ़ी तरक्की किया है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़, ये तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की हो गया और वेस्टर्न कंट्रीज़ की। अब जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, इंडिया जैसे मुल्क जो है वो काफ़ी जल्दी में थे इनको, इन एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को केचअप करने के, उनके हिसाब से उनके पेस पे चलने की जल्दी थी उनको, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कैपिटल, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को इंपोर्ट किया है बाहर के देशों से, इन मशीनों को यहाँ लाया अपने देश में, और बाहर के देशों से इक्विपमेंट, साजो सामान लाए हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस थे। उन सामानों को अपने देश में लाकर अपने फैक्ट्रीज़ में सेटअप करके वो भी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो भी उसी पेस से डेवलप होना चाहते थे। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ क्या वो इसमें कामयाब हुआ, क्या वो भी उन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की तरह आगे बढ़ पाया, वो हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होंगे हम उसमें देखेंगे।